दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, हिटलर शाही का स्वागत करने के लिए अब इस देश के नागरिक समाज को मानसिक तौर पर तैयार हो जाना चाहिए। थर्ड डिग्री विपक्षी नेताओं को फंसाने के लिए यूएपीए के आरोपियों के ऊपर थर्ड डिग्री, और ये थर्ड डिग्री की बात किस लिए? तो इस देश में विपक्षी पार्टी और विपक्षी नेताओं का नाम बकने के लिए, ताकि वो उन लोगों का नाम ले सके जिससे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कराया जा सके। और ये काम इस देश में पुलिस कर रही है, वो पुलिस जिसके अंदर इस देश में कानून व्यवस्था को बरकरार रखने, बनाए रखने की जिम्मेदारी है। लेकिन पुलिस अपना काम छोड़कर विपक्षी नेताओं को, विपक्ष को फिक्स करने में लगी है। विपक्ष को फिक्स करने की ऐसी कोशिशें, चुनावी साल में विपक्ष को फिक्स करने की कोशिश है, ये ऐसी कोशिश है कि पूरी कहानी जब मैं आपको भी बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आजाद भारत में, लोकतंत्र में इस तरह की कोशिशें इमरजेंसी के दरमियान भी हुई थी। इमरजेंसी के दरमियान भी ऐसी कोशिशें नहीं हुई थी। उस वक्त तो नेताओं को जेल में डाला गया था, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया था, लेकिन विपक्षी नेताओं को किसी भी तरह से इतनी खतरनाक साजिश में शामिल होना करने की कोई कवायद नहीं हुई थी जो अब हुई है। मामला दरअसल 13 दिसंबर का है। 13 दिसंबर को संसद भवन में कुछ बेरोजगार नौजवान कूद गए, दर्शक दीर्घा से संसद भवन में, लोकसभा में कूद गए, तानाशाही नहीं चलेगी इस तरह के नारे लगाते हुए। और उनके पास जो आमतौर पर फंक्शन वगैरह में यूज होने वाला जो कुछ आजकल जो नई चीजें आ रही है जिससे धुआं धुआं जैसा हो जाता है, वो सारी चीजें थी। उसके बाद उन पर यूएपीए लगाया गया और यूएपीए लगाकर उन्हें जेल में डाला गया। उनकी जमानत अर्जी खारिज की गई। खैर, उन्हें जेल में डाला गया, यूएपीए लगाया गया, ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है और इनमें हम नहीं जाना चाहते। आज मुद्दा दरअसल ये है कि इसके बाद उन नौजवानों पर जो दबाव डाला जा रहा है, उन बेरोजगार नौजवानों पर जो दबाव डाला जा रहा है, वो दबाव कितना खतरनाक है। थर्ड डिग्री के तहत वो दबाव डाला जा रहा है। जब इसे आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मौजूदा दौर में ये देश कितनी खतरनाक स्थिति में जाता हुआ दिख रहा है। पूरा मुद्दा यह है कि आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर की अदालत में 6 गिरफ्तार नौजवान, जी हाँ, संसद भवन में उस दिन जो पूरा हंगामा हुआ उसमें 6 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, उन 6 में से एक नीलम आजाद को छोड़कर आज 5 लोगों ने अपना बयान दर्ज कराया। और उन बयानों पर यदि गौर करें तो आपकी नींद उड़ा देने वाला बयान है। यह देश में विपक्ष की नींद उड़ा देने वाला बयान तो है ही, उससे कहीं ज्यादा लोकतंत्र की नींद उड़ा देने वाला बयान है। किसने सोचा था कि लोकतंत्र इस दौर में पहुंचा दिया जाएगा जहां विपक्ष होना इस देश में देशद्रोही होने के समान हो जाएगा। इन 5 लोगों ने कहा कि उनके साथ उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, बिजली का करंट लगाया गया। इन 5 नौजवानों ने कहा है, कोर्ट में कहा है कि उन्हें बिजली का करंट लगाया गया, थर्ड डिग्री इस्तेमाल हुआ, तरह तरह की शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई और कहा गया कि किसी खास विपक्षी दल और एक खास विपक्षी नेता का नाम लेना है। यह बताना है कि एक खास विपक्षी दल और खास विपक्षी नेता ने उन पर यह सब करने के लिए, यानी संसद भवन में जाकर लोगों को डराने के लिए और दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर कूदने के लिए प्रेरित किया। यह बात कहने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। आप सोच सकते हैं कि यह देश अब किस स्थिति में है। आज जब उन नौजवानों की पेशी हुई, इन बेरोजगार युवकों की जब पेशी हुई, तो 6 में से 5 आरोपी, 6 में एक नीलम आजाद आज नहीं थी, 5 आरोपियों की पेशी हुई। सागर शर्मा, मनोरंजन डी, ललित झा, महेश कुमावत और अमोल सिंधे, इन 5 नौजवानों की पेशी हुई। और इन 5 नौजवानों की तरफ से जो बयान वहां दिए गए, वो बयान आज की तारीख में कल्पना नहीं कर सकते कि आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। और पुलिस ऐसे बयान इस देश की एक राजनीतिक पार्टी और एक राजनीतिक नेता के खिलाफ दिलवाना चाहती है। राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, राजनीति में विरोध होना स्वाभाविक है, मतभेद होना स्वाभाविक है। राजनीति में एक पार्टी चुनाव जीतती है, दूसरी हारती है, जनता कभी किसी को जिता देती है, कभी किसी को जिता देती है। लेकिन इस जीत हार से परे
लोकतांत्रिक व्यवस्था की मर्यादाओं से परे विपक्ष को जनता में बदनाम करने, विपक्ष को टॉर्चर करने के लिए जब ईडी से काम नहीं चल रहा है, जब सीडी से काम नहीं चल रहा है, जब सीबीआई से अकेला काम नहीं चल रहा है, तो इतनी घिनौनी हरकत पर पुलिस किसके इशारे पर तैयार हो गई और किसके इशारे पर इन नौजवानों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है? इन नौजवानों ने दरअसल इतना ही नहीं कहा है, इन नौजवानों ने यह तक कहा है कि उन पर यह भी दबाव डाला गया कि अपने सोशल मीडिया साइट्स, ईमेल और फोन के पासवर्ड तक मुहैया कराएं। आप सोच सकते हैं कि निजता को लेकर, राइट टू प्राइवेसी को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 मेंबर की बेंच ने जब इतना बड़ा आदेश दिया, उसके बाद बिना न्यायालय के आदेश के कोई किसी का पासवर्ड कैसे ले सकता है? कैसे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है? कैसे किसी को यूएपीए के तहत बंद किसी भी आरोपी को इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? यह सवाल आज के दौर में इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि सर पर चुनाव है और चुनाव के समय कीचड़ उछालने का खेल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में होता है। और कीचड़ उछालने के इस खेल में कोई बुराई भी नहीं है। चुनाव के समय सभी अपने विरोधियों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप लगाने की एक पूरी प्रक्रिया इस घिनौनी हरकत की हदों को पार कर जाएगी कि यूएपीए के अंदर बंद किए गए आरोपियों से कहा जाएगा कि वो जाकर के कुछ विपक्षी नेताओं का नाम ले और इसके लिए दबाव बनाने की प्रक्रिया के तहत यदि ये नौजवान जो कोर्ट में कह रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में दिए गए बयान को हम तब तक गलत नहीं मान सकते जब तक कि उन्हें न्यायालय गलत करार ना दे। तमाम टॉर्चर के बावजूद ये नौजवान अगर कोर्ट में जाकर के कह रहे हैं तो सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि उन्हें 3rd डिग्री क्यों दिया गया, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों दिया गया और उनके साथ तमाम मानसिक शारीरिक यातनाएं क्यों उन्हें दी गई। सभी जानते हैं कि इन नौजवानों को पास किसने उपलब्ध कराया था। भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के सांसद प्रताप सिम्हा का नाम आया था कि इनमें से कुछ को जो संसद में अंदर घुसे थे उनको पास देने का काम, पास दिलाने का काम भाजपा के सांसद प्रताप सिम्हा ने किया था। फिर प्रताप सिम्हा को पकड़ने की बजाय, प्रताप सिम्हा पर आरोप मढ़े जाने की बजाय किसी विपक्षी दल, किसी खास विपक्षी दल और किसी खास विपक्षी नेता का नाम लेने की नौबत क्यों आई है? जब चुनाव आते हैं तो स्वाभाविक है किसी राजनीतिक दल की हालत पतली होती है, किसी का सितारा बुलंद होता है, किसी दल या गठबंधन की सरकार बनती है तो किसी दल या गठबंधन की सरकार सत्ता से बाहर होती है। लेकिन इसका मतलब यह हो जाएगा कि यूएपीए में बंद ऐसे नौजवान जिनको संसद में जाकर कूदने के लिए, दर्शक दीर्घा से नीचे कूदने के लिए, जो जब वो नौजवान संसद में पहुंचे तो किसके पास पर पहुंचे? बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर, और आरोप मढ़ा जाएगा विपक्ष पर। एक ऐसे दौर में, इस देश में जब बेरोजगारी चरम पर है, इस देश में जब देशभक्ति को लेकर नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही है और इस देश में जब संसद के अंदर सेंगोल के तहत राजदंड स्थापित करने की कोशिश हो रही है, तो सवाल यह है कि क्या यह राजदंड इस देश में विपक्ष को परमानेंट दिया जाने, तो क्या यह राजदंड विपक्ष के लिए अस्थायी तौर पर दिए जाने की तैयारी है? दरअसल मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये भी नहीं है कि यूएपीए में जो गिरफ्तार हैं, जिन पर अब अगली सुनवाई एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर की अदालत में 17 फरवरी को होगी, हिरासत अवधि उनकी 1 मार्च तक बढ़ी हुई है, तो आने वाले वक्त में किस प्रकार से अभी कीचड़ उछालो अभियान चलेगा वो भी अभी देखना बाकी रह गया है। एक तरफ आप ईडी की कार्रवाई देख रहे हैं, ईडी की कार्रवाई के तहत झारखंड में कई महीनों से कंफ्यूजन की स्थिति है। मुख्यमंत्री जो कहीं से फरार नहीं हुआ उसे फरार बताया जाता है, और अब तो ईडी के अधिकारी SC/ST एक्ट में उन पर FIR हुई है, वो कभी भी जेल जा सकते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री को 5वां सम्मन दिया गया है, अरविंद केजरीवाल को। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, जब न्यायालय कह रहा है कि कोई मनी ट्रेल अब तक नहीं है, बावजूद उसके जेल में है। और इन सब के बीच सत्ता परिवर्तन बिहार में बिना किसी ईडी के सहयोग के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को आगे रखकर जब आसानी से हो जाता है, और यही जांच एजेंसियां ईडी महाराष्ट्र के मामले में एक नेता के खिलाफ, छगन भुजबल के खिलाफ, भूल जाती है कि क्या हुआ था, लेकिन यूएपीए के तहत जो अभियुक्त हैं उनको कंधे पर बंदूक डाल करके ये कहा जाता है
उनको इलेक्ट्रिक शॉक देकर यह कहा जाता है, दबाव बनाया जाता है कि विपक्ष का नाम लेना है, विपक्षी दल का नाम लेना है, विपक्षी नेता का नाम लेना है। तो आप सोच सकते हैं कि व्यवस्था में कितना सड़ांध उत्पन्न हो गया है, कितनी सड़ी गली परिस्थिति में मौजूदा दौर में राजनीतिक सुचिता और राजनीतिक विमर्श का स्तर पहुंच चुका है। आखिर ये पांचों नौजवान कोई पाकिस्तान से नहीं आए थे, ये पांचों नौजवान कोई चाइना से नहीं आए थे, ये पांचों नौजवान अल्पसंख्यक भी इनमें से एक नहीं थे, एक भी मुसलमान इनमें नहीं था, अन्यथा ये लोग पता नहीं क्या नैरेटिव बना देते, शाहरुख खान के बेटे की तरह, जहां कोई सबूत नहीं मिला। कई दिनों तक ये गोदी मीडिया जो आज रेडियो रवांडा की स्थिति में खुद को पहुंचा चुका है, कई दिनों तक चिल्ला रहा था। तमाम दिहाड़ी पर काम करने वाले तिहाड़ी कई दिनों तक चिल्ला रहे थे, लेकिन ये जो 6 नौजवान हैं, उसमें एक नीलम आजाद है, महिला है, और बाकी जो 5 नौजवान हैं ये सभी के सभी हिंदू हैं, कोई मुसलमान नहीं है। तो उन पर दबाव डाला जा रहा है कि इस तरीके से काम नहीं बना तो इस तरीके से विपक्ष को बदनाम करो। यह भी किसी के घर के चिराग है, सागर शर्मा भी किसी के घर के चिराग है, किसी के घर का नौजवान है। और निश्चित तौर पर जो घटना हुई, उस घटना में सागर शर्मा यदि दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा होनी चाहिए, लेकिन सजा के साथ साथ साजिशों का खेल नहीं होना चाहिए। सागर शर्मा के साथ मनोरंजन डी, ललित झा, महेश कुमावत, अमोल सिंधे, नीलम आजाद, इन सब के ऊपर जिस तरह की बातें की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, जांच में लगी एजेंसियां अभी बताने को तैयार नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या मिला वो बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसके पीछे की साजिश में विपक्ष को कैसे फंसा दिया जाए, चुनावी साल में विपक्ष का बन रहा चुनावी नैरेटिव कैसे खराब कर दिया जाए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर जब व्यक्तिगत और निजी स्तर की छींटाकशी से काम नहीं चला तो इसके लिए पुलिस का सहारा लिया जाएगा। मौजूदा दौर में सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर पुलिस कैसे मौजूदा दौर में आतताई की भूमिका में आ सकती है, पुलिस कैसे इस देश में साजिशों को करने, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ने और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए प्लॉट तैयार करने के लिए अपनी तरफ से भूमिका निभाते हुए नजर आ सकती है। इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति उस दौर में कभी नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकती, जिस दौर में लोकतंत्र के ऊपर सवाल है, लोकतांत्रिक भागीदारी के ऊपर सवाल है। मेयर के चुनाव में जहां 36 वोटों की गिनती होती है वहां पर भी धांधली कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी हो जाता है, 8 वोटों को रद्द कर देता है। तो इस दौर में व्यवस्था के अंदर जो चीजें चल रही है या जो चीजें चलाई जा रही है उन सब के ऊपर माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब को भी सुओ मोटो लेते हुए संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। इतना खतरनाक खुलासा इन नौजवानों ने बहुत हिम्मत करके कोर्ट में किया है, जिसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा हो। वीर सावरकर जिन्हें कहा जाता है, वो सावरकर तो काला पानी में जो यातनाएं उन्हें मिल रही थी उससे टूट गए थे और माफी मांगकर बाहर निकल गए थे। लेकिन ये नौजवान भले ही ये दोषी पाए जाएं, सजा मिले, भारत का कानून सजा का प्रावधान करता है, किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन इन नौजवानों के साथ जो हो रहा है, वो नौजवान कोर्ट में आकर के तमाम यातनाओं को झेलने के बावजूद, इलेक्ट्रिक शॉक को झेलने के बावजूद, यदि इनकी बातों पर हम यकीन करें तो इलेक्ट्रिक शॉक, 3rd डिग्री और कुछ दूसरे हथकंडे जो यातना और प्रताड़ना के होते हैं, उन्हें झेलने के बावजूद कोर्ट में जाकर जब सच बयान कर रहे हैं, ये अपने शब्दों में जब सच बयान कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या इस मामले में पुलिस सच है या इस मामले में ये नौजवान जो कह रहे हैं वो सच है। और यदि ये नौजवान सही बोल रहे हैं तो इस देश में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया से पुलिस को अलग कर देना ही एकमात्र रास्ता बचता है। पुलिस मौजूदा दौर में न्याय व्यवस्था का हिस्सा होने के लिए जो कवायद में लगी हुई है और न्याय व्यवस्था का हिस्सा बनती हुई नजर भी आ रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है, ये स्थिति भी बेहद खतरनाक है। जरा सोचिए, जिस देश का आम आदमी अपनी पुलिस से डरने लगे, अपने न्यायालयों से डरने लगे,
तो उस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से कायम नहीं हो सकती, सुचारू रूप से काम नहीं कर सकती। सिविल सोसाइटी और सिविल लिबर्टी की बातें किताबी तौर पर भले ही अच्छे लगे, लेकिन आज की तारीख में जमीन पर वो किस हद तक दिखाई दे रही है और किस हद तक मृग मरीचिका बनी हुई है। कम से कम संसद भवन पर उस दिन जो हंगामा हुआ, नई संसद भवन में जो हंगामा हुआ, उस हंगामे के बाद इन परिस्थितियों को देखते हुए ये साफ साफ दिखता है कि जिन लोगों को बीजेपी के सांसद ने अंदर घुसाया, जिन लोगों को इस सरकार ने यूएपीए में गिरफ्तार किया, ठीक उसी तरह से अब यूएपीए दुरुपयोग की तरफ भी बढ़ रहा है। ईडी के मामले में क्या हो रहा है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है वो अप्रूवर बन जाता है, यानी सरकारी गवाह बन जाता है, और फिर किसी न किसी विपक्षी नेता का नाम लेता है कि कथित तौर पर उसने उन्हें पैसे दिए। सबूत कोई नहीं देता, उन नेताजी को पकड़ के अंदर कर दिया जाता है। संजय सिंह के मामले में यही हुआ है, मनीष सिसोदिया के मामले में यही हुआ है कि जेल जा चुके आरोपी वो अप्रूवर बनते हैं, यानी सरकारी गवाह बनते हैं, वो बाहर आ जाते हैं और उनके बयान के आधार पर किसी को अंदर कर दिया जाता है बिना सबूत के। अब यही काम क्या यूएपीए के माध्यम से कराया जाएगा? अब यही काम क्या इस देश में डेमोक्रेसी चलेगी या यूएपीए लोकतंत्र चलेगा? 10 साल तक आपने यूपीए लोकतंत्र देखा था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का, तो क्या अब यूएपीए लोकतंत्र आप देखेंगे? आने वाले वक्त में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री सीबीआई को न्याय और इंसाफ का ब्रांड बताएं, तो कम से कम न्याय और इंसाफ का ब्रांड बताने वाले प्रधानमंत्री के दौर में प्रधानमंत्री की संवैधानिक साक्षरता पर जरूर संदेह खड़ा होता है। जिस देश में न्याय और इंसाफ के लिए जिला स्तर के न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उस देश में जांच एजेंसियों को न्याय और इंसाफ का ब्रांड जब प्रधानमंत्री बताने लगे, तो सीबीआई तो एक छोटी सी संस्था भर है, पिंजड़ा बंद तोता, और अब पिंजड़ा बंद तोतों की कतार क्या बहुत लंबी होती जा रही है। उसमें ईडी भी है, उसमें इनकम टैक्स भी क्या हो गया है, और उसमें क्या यूएपीए का इस्तेमाल भी है। एक दौर में टाडा और पोटा का इस्तेमाल होता था। टाडा के दुरुपयोग में कल्पनाथ राय, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग अंदर जाते थे। पोटा के दुरुपयोग में रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया और वाइको जैसे लोग जाते थे। तो क्या अब यूएपीए के अभियुक्तों से किसी नेता का नाम बकने के लिए कह दिया जाए कि बक दो? बकना एक देशज शब्द है जिसे लोग कहते हैं कि दबाव देकर किसी से किसी का नाम उसके मुंह से उगलवा लेना। तो जबरिया किसी से झूठ बोलने के लिए, जबरिया किसी ऐसे आदमी से झूठ बोलने के लिए जो भाजपा सांसद के पास पर संसद भवन में जाता हो, ये किस खतरनाक स्थिति की तरफ इशारा है? ये हिटलर शाही का आगमन तो नहीं है, ये मुसोलिनी वाली व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ने की पहली कवायद तो नहीं है। और इन सब से आगे बढ़कर इस कवायद का इस देश के लोकतंत्र को क्या फायदा मिलने वाला है, ये मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।